Hello everyone, welcome to Asis Coaching Classes. I am Vanshika Soni and you are watching Asis Coaching Classes. और आज की वीडियो में हम क्लास 8 के चैप्टर 2 को पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 2 हमने कल ही स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने कल अपने फर्स्ट टॉपिक को देख लिया था, जो कि था लैंड का कंजर्वेशन और किस किस टाइप के लैंड्स होते हैं, ये सारी चीजें हमने देख ली थी। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है सॉइल। आज हम देखेंगे कि सॉइल क्या होता है, सॉइल का डिग्रेडेशन क्या है और कंजर्वेशन क्या है। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज सॉइल। सॉइल क्या है? तो हमारे अर्थ का जो सबसे अपर मोस्ट लेयर है, जो एक थिन लेयर है जिसमें बहुत सारी ग्रेनी सब्सटेंस है, ह्यूमस है, जहाँ पे आप क्रॉप्स कल्टीवेट करते हैं, यही हमारा जो फर्स्ट लेयर है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, सॉइल। सो द थिन लेयर ऑफ grainy substance covering the surface of the earth is called soil. अर्थ का जो सबसे ऊपर सरफेस, जो ग्रेनी सब्सटेंस जिसे कवर करते हैं, इसे ही हम सॉइल बोलते हैं। सॉइल में काफी सारी चीजें पाई जाती हैं, जैसे ऑर्गेनिक मैटर, ह्यूमस, और इसके काफी सारे लेयर्स होते हैं। सबसे ऊपर का जो लेयर होता है जहाँ पे हम क्रॉप्स को कल्टीवेट करते हैं, उसके नीचे थोड़ा सब सॉइल पाया जाता है, उसके नीचे कुछ रॉकी सब्सटेंस पाए जाते हैं, पत्थर चट्टान पाए जाते हैं, और सबसे नीचे में मदर प्लेट्यूस या फिर हम बोल सकते हैं बहुत बड़े बड़े रॉक्स पाए जाते हैं, जहाँ पे आपका पानी भी, ग्राउंड वाटर भी इकट्ठा होता है। तो इस तरीके से सॉइल के काफी सारे लेयर्स बनते हैं, और मेनली सॉइल क्या है ये आपको पता चल गया है। सॉइल बनते कैसे हैं? जब भी वेदरिंग होता है रॉक्स का, यानी पानी, बहुत ज्यादा आंधी तूफान, पानी, हवा के कारण जब भी चट्टान पहाड़ों से नीचे गिरते हैं और चट्टान टूटते हैं, या फिर मान लीजिए किसी प्लेन सरफेस पे चट्टान रखा हुआ है, कोई बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है, लेकिन लगातार उसमें धूप पड़ने के कारण, उसमें बहुत ज्यादा हीट पड़ने के कारण, और लगातार बारिश होने के कारण, यानी एक टाइम पे बहुत ज्यादा हीट पड़ रहा है, धूप पड़ रहा है, दूसरे टाइम पे वहां बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तो इस तरीके से क्या होता है, जो रॉक्स होते हैं ये फटने लगते हैं, टूटने लगते हैं, और धीरे धीरे जैसे ये छोटे छोटे सब्सटेंस में डिवाइड हो जाते हैं, छोटे छोटे कंकड़ में डिवाइड हो जाते हैं, और जब इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल, पेड़ पौधे, जो मरे हुए पेड़ पौधे हैं उनके जो अवशेष हैं, या फिर जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स है, ये सारी मिक्स होती हैं, इसे हम ह्यूमस बोलते हैं। तो मिट्टी में ये ह्यूमस मिक्स हो जाती है। जब रॉक्स में ये ह्यूमस मिक्स हो गया तो, और मिनरल्स मिक्स हो गए, तो इन सबसे मिलकर बनती है हमारी सॉइल। इसे ही हम सॉइल बोलते हैं, और सॉइल्स में ही क्या करते हैं, हम क्रॉप को कल्टीवेट करते हैं। तो व्हाट इज सॉइल? अब आपको समझ में आ गया है कि सॉइल क्या है। अब देखते हैं हम इस सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, फॉर्मेशन किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है और किन फैक्टर्स पर ये डिपेंड करता है। सबसे पहले है parent rock determines color, texture, chemical properties, minerals content, permeability। ठीक है, पेरेंट रॉक जो है, जो सॉइल के सबसे नीचे लेयर में पाया जा रहा है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, अगर मैं सॉइल का लेयर बताऊं, सबसे अपर मोस्ट लेयर है जो ग्रेनी सब्सटेंस है, जो सॉइल है जहां हम क्रॉप कल्टीवेट करें, इसके नीचे का जो लेयर है ये सब सॉइल कहलाएगा। इसके नीचे छोटे छोटे रॉक्स पाए जाएंगे, ये थोड़े से रॉकी सब्सटेंस होंगे, और जो नीचे लेयर है यहाँ पे बहुत बड़े बड़े चट्टान पाए जाएंगे, इन्हें ही हम क्या बोलते हैं, पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक, ये जो पेरेंट रॉक है ये डिसाइड करता है कि आपके सॉइल का कलर क्या होगा, टेक्सचर क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, किस टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज वहां पे होंगी, फास्फोरस ज्यादा होगा, नाइट्रोजन ज्यादा होगा, क्या वहां पे ज्यादा होगा या इक्वल होगा, कलर कैसा होगा, काली मिट्टी होगी, लाल मिट्टी होगी, या टेक्सचर कैसा होगा, कंटेंट परमेबिलिटी, यानी कि पानी, जब बारिश होती है तो पानी क्या होता है, जमीन पर जमा होता है और वो धीरे धीरे रीस के नीचे जाता है, और यही पेरेंट रॉक के पास अंडरग्राउंड वाटर के रूप में जमा होता है। तो ये पानी कितना ज्यादा अंदर ले जा सकता है, इसकी पारदर्शिता क्या है, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं हमारे पेरेंट रॉक पे। सेकेंड है रिलीफ एल्टीट्यूड एंड स्लोप्स डिटरमाइंस एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल। ये डिसाइड करेगा, रिलीफ एल्टीट्यूड एंड स्लोप, ये स्लोप जो है ये डिटरमाइन करता है कि आपका जो सॉइल है, आपने एक बार इसमें क्रॉप लगाया, दूसरी बार क्रॉप लगाया, तीसरी बार क्रॉप लगाया, तो इस सॉइल की फर्टिलिटी कितने क्रॉप्स के बाद, यानी अपने आप ये क्या करते हैं, अपनी फर्टिलिटी को दोबारा से इनहेंस करती है या नहीं, या फिर ये डिपेंड करेगा कि वहां पे कितना स्लोप है, बारिश क्या हो रही है, किस टाइप के ऑर्गेनिज्म वहां रहते हैं। तो सॉइल का ये जो फैक्टर है ये डिपेंड करता है, इस फैक्टर में हम देखेंगे कि ये अपना
जो पुराना, जैसे आपने एक क्रॉप लगाया, क्रॉप लगाने से पहले उसकी फर्टिलिटी कुछ ज्यादा थी, क्रॉप लगाने के बाद क्योंकि क्रॉप उसकी फर्टिलिटी पे ही क्या करता है, प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो वो कम हो जाती है, तो कितने समय में ये अपनी फर्टिलिटी को फिर से ले आता है, ये इस पे डिपेंड करता है। इसके बाद है फ्लोरा, फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन। फ्लोरा, फौना, जो भी वहां पे पेड़ पौधे हैं, जो भी जीव जंतु या एनिमल्स वहां पे रहते हैं, किस टाइप के एनिमल्स हैं, कैसे पेड़ पौधे हैं, इस पे डिपेंड करेगा कि उस सॉइल की फर्टिलिटी क्या है, उसमें ह्यूमस किस टाइप का है या कितना है। जितना ज्यादा फ्लोरा एंड फौना होगा उतने ज्यादा डेड एनिमल्स होंगे, या फिर पेड़ पौधे भी सड़ते गलते होंगे, पत्तियां बहुत गिरती होंगी, यही सब ह्यूमस का फॉर्मेशन करते हैं। तो जिस जगह पर बहुत ज्यादा फ्लोरा फौना होंगे वहां पे क्या होगा, ह्यूमस भी बहुत ज्यादा होगा। अगर कोई जमीन है वहां पे कोई भी फ्लोरा फौना नहीं है, दैट मीन्स कोई भी पेड़ पौधे नहीं है, कोई भी एनिमल नहीं है, वो जमीन पूरी बंजर है, तो वहां की ह्यूमस, वहां बोल सकते हैं कि ह्यूमस बहुत ही कम होगा, ना के बराबर होगा, मॉइस्चर भी नहीं होगा, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि वो सॉइल फर्टाइल भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये इस पे डिपेंड करता है, ये भी इसका एक फैक्टर है। इसके बाद देखते हैं टाइम डिटरमाइंस थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल। जितने समय लगा है, जितना भी समय लगा है सॉइल को बनने पे, ये टाइम पे डिपेंड करता है कि कितना समय लगा है उसे बनने में, उतना ही ज्यादा उसका थिकनेस होगा, एक पे एक लेयर बनते गया होगा, बनते गया होगा, बनते गया होगा। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जितना लंबा समय लगा होगा किसी सॉइल को बनने में, उतना ही ज्यादा उसका थिकनेस होगा। जितनी जल्दी कोई सॉइल बन गया होगा उतना ही कम उसका थिकनेस होगा। तो टाइम पे डिपेंड करता है, टाइम ये डिटरमाइन करता है कि सॉइल का थिकनेस क्या होगा। नेक्स्ट है क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल इन्फ्लुएंस रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस, ठीक है। उस जगह का, जिस जगह की मिट्टी की हम बात करें, उस जगह का टेम्परेचर क्या है, क्लाइमेट क्या है, रेनफॉल कैसा है, ये इस पे डिपेंड करता है, या वेदरिंग कैसा है, ये डिपेंड करेगा कि वहां पे मतलब क्लाइमेट, टेम्परेचर, ये सारी चीजें वेदरिंग को इफेक्ट करेंगी। जैसे मैंने पहले ही बताया कि जब बड़े चट्टान बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं, बहुत ज्यादा उन पर हीट पड़ता है, अचानक से फिर बहुत बारिश होती है, तो ठंडा गर्म होते होते ये चट्टानों में दरार आ जाती है, धीरे धीरे ये कमजोर होने लगते हैं, टूटने लगते हैं। तो जैसा क्लाइमेट होगा, टेम्परेचर होगा, जितना रेनफॉल होगा, जितना ज्यादा ये सारी चीजें होंगी, उतना ज्यादा वेदरिंग होगा, जितना ज्यादा वेदरिंग होगा उतना ही ज्यादा सॉइल फॉर्मेशन होगा, उतना ही ज्यादा वहां पे ह्यूमस आएगा। क्योंकि क्लाइमेट चेंज होने से क्या होता है, एनिमल्स भी डेड होते हैं, प्लांट्स पे भी इफेक्ट पड़ता है, ह्यूमस ज्यादा होगा, वेदरिंग ज्यादा होगा, तो सॉइल भी क्या होगा, ज्यादा मात्रा में बनेगा, ह्यूमस ज्यादा होगा तो फर्टाइल सॉइल बनेगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। किस तरीके से डिग्रेडेशन होता है और किस तरीके से हम इसे कंजर्व कर सकते हैं। So, degradation of soil and conservation of soil। देखिए, कहीं की मिट्टी है, अगर वहां पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, पेड़ पौधे बहुत कम है, या बहुत ज्यादा हवाएं चल रही हैं, हैवी रेनफॉल है, इस तरीके से क्या होता है, मिट्टी का कटाव होता है, जैसे हम सॉइल इरोजन भी बोलते हैं। मान लीजिए बहुत ज्यादा बारिश हो रही है तो बारिश के साथ मिट्टी बहकर चली जाती है, बहकर नदियों में, नालों में चली जाती है, ठीक है। इस तरीके से उस जगह का सॉइल इरोजन होता है। मान लीजिए आपका खेत है, खेत बहुत उपजाऊ है, लेकिन अगर बहुत तेज बारिश हुई और मिट्टी बहकर चल गई, यानी सबसे ऊपर लेयर पे बह के चली गई, जो बहुत ज्यादा ह्यूमस, जिसमें बहुत ज्यादा ह्यूमस था, जो बहुत फर्टाइल थी, तो इस तरीके से क्या होता है, सॉइल का डिग्रेडेशन होता है, या फिर आप बोल सकते हो कि सॉइल इरोजन भी होता है। बहुत तेज हवा जब चलती है तो उससे भी क्या होता है, डिग्रेडेशन होता है, सॉइल इरोजन होता है, मिट्टी उड़कर दूसरी जगह पर चली जाती है, ठीक है। अगर आप खेती कर रहे हैं, लगातार एक ही क्रॉप को आप हर साल लगाते हैं, ठीक है, तो वो जो केमिकल या आप जो फर्टिलाइजर दे रहे हैं वो बार बार उसी चीज को यूज कर रहा है, एक ही टाइप के क्रॉप को लगाने से भी डिग्रेडेशन होता है सॉइल का, ठीक है। या फिर आप जब खेती कर रहे हो तो बहुत सारे फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हो, पेस्टिसाइड्स का, इंसेक्टिसाइड्स का यूज कर रहे हैं, ये सारी चीजें जब आप बहुत ज्यादा मात्रा में यूज करते हो तो ये सॉइल की फर्टिलिटी को अफेक्ट करते हैं, सॉइल में मिक्स करके सॉइल को पॉल्यूट करते हैं। तो इस तरीके से हमारे एक नेचुरल रिसोर्स जो कि सॉइल है, बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, इसका डिग्रेडेशन होता है,
ठीक है। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जिनसे सॉइल डिग्रेडेशन होता है। अब देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को किस तरीके से हम कंजर्व कर सकते हैं। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे एक पॉइंट है आपका मल्चिंग। मल्चिंग क्या है, ठीक है। जब भी आपने देखा होगा, जब भी खेती की जाती है तो कुछ जगहों पर आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए ये कोई एक बड़ा सा खेत है, खेत में जब खेती की जा रही है तो आप क्या करते हो, इस टाइप से आप क्यारियां बनाते हो, ठीक है। आप जब इन क्यारियों में एक ब्लैक प्लास्टिक या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का लेयर चढ़ा देते हो, पूरे में प्लास्टिक, और बीच में होल्स रखते हो और इन होल्स में ही बीजों को लगाते हो, ठीक है। इन होल्स में आप बीजों को लगा रहे हो तो इसे मल्चिंग कहते हैं। यानी दो पौधों के बीच में जो गैप है, अगर आप उसको ढक देते हो या फिर किसी स्ट्रॉ से ढकते हो, वेस्ट चीजों से, पेड़ पौधे पत्तियों से या फिर भूसे से, किसी भी चीज से आप उसको जब ढक देते हो दो पौधों के बीच के गैप को, तो उसे मल्चिंग कहते हैं। इसके फायदे क्या होते हैं, जब भी आप ऐसा करते हो तो मिट्टी की जो नमी है या मॉइस्चर है, ये क्या होता है, इवापोरेट नहीं होता है, ठीक है। जिससे नमी क्या रहती है, यहाँ पे प्रॉपर बनी रहती है, सॉइल में नमी बनी रहती है, आपके पौधे अच्छे से ग्रो करते हैं, ठीक है। दूसरा चीज है, जब आप ब्लैक प्लास्टिक्स का यूज करते हो तो यहाँ पे जो भी आपके वीड्स होते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें या खरपतवार, जिन्हें आप एक्स्ट्रा पौधा बोल सकते हो, एक्स्ट्रा प्लांट्स जो होते हैं जो आपकी नीड के नहीं होते, वो बहुत सारे उग जाते हैं। तो वो सारे प्लांट्स यहाँ पे नहीं उगते हैं, ठीक है। मतलब बीच में गैप ही नहीं रहता है, यहाँ पे जगह ही नहीं रहता, आप उसको प्लास्टिक से ढक देते हो, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें। लेकिन ब्लैक प्लास्टिक का यूज करने से ये होता है कि जमीन गर्म नहीं होती है, ठीक है, सनलाइट जमीन तक जा नहीं पाती है। लेकिन अगर आप ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का यूज कर रहे हो तो ये तो है कि वहां पे मॉइस्चर बने रहेगा, लेकिन सनलाइट आर पार होगी, जिससे जो वीड्स होते हैं वो ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मल्चिंग कर सकते हैं, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ सॉइल में हम क्या देख रहे हैं, कौन सा प्रोसेस हमने देखा अभी, मल्चिंग। मल्चिंग का प्रोसेस देखा, ठीक है। इसमें हमने प्लास्टिक का लेयर लगाया और दो पौधों के बीच में की जगह को हमने ढक दिया, जिससे उसकी मॉइस्चर बनी हुई है और खरपतवार भी नहीं होते हैं, ठीक है। दूसरा है कंटोर बेरियर्स, ठीक है। कंटोर बेरियर्स, ठीक है। जब आप खेती करते हैं, आपने अगर इस टाइप का लेयर्स बनाया होगा, यानी बेरियर्स बनाए होंगे खेती में, ठीक है। तो खेत में बेरियर्स बनाने के बाद अगर आप वहीं पे एक छोटा सा नाला जैसा बना देते हैं, थोड़ा गड्ढा कर देते हैं, तो वहां पे क्या होता है, जो पानी होता है वो आके जम जाता है, जमा हो जाता है। मान लीजिए आपने इस तरीके से क्रॉप को लगाया, एक क्रॉप यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है, और इस तरीके से ये बेरियर्स टाइप का बनाया, तो इस जगह पर अगर आप वाटर को कंजर्व करते हैं, पानी को जमा करने का जगह रखते हैं, तो वो कंटोर बेरियर्स में आता है, ठीक है। ये ज्यादातर हिली एरिया में भी किया जाता है। इससे भी क्या होता है, पानी को भी बचाया जाता है, पानी से क्या होता है, पानी को क्रॉप्स तक पहुंचाया जाता है। एक और तरीका है फिर रॉक डैम, ठीक है। रॉक डैम ये क्या है, जब आप पत्थरों से पानी को रोकते हैं, मान लो कोई स्रोत है, कोई भी स्ट्रीम बह रही है, ठीक है, पानी की, तो अगर आप वहां बड़े बड़े चट्टान पत्थर को रख के पानी का जो फ्लो है उसको स्लो कर देते हैं, तो इस तरीके से आप पानी को कंजर्व करके और मिट्टी को भी बचा सकते हैं। मान लीजिए ओवरफ्लो हो रहा है तो पानी दूसरे साइड से, मान लीजिए ये कोई नदी है, ठीक है, या कोई स्रोत है पानी का, और ये बहुत ज्यादा तेज फ्लो हो रहा है, तो ये क्या करता है, दूसरे साइड से भी इधर इधर की मिट्टी को भी अपने साथ लेकर चला जाता है। अगर आप यहाँ पे बेरियर्स लगाते हो, रॉक्स बेरियर, तो इसका जो फ्लो है ये थोड़ा धीरे हो जाएगा और इससे मिट्टी का कटाव या सॉइल इरोजन बहुत कम होगा, ठीक है। तो आप तीसरा चीज क्या कर सकते हो, रॉक डैम्स का फॉर्मेशन कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग, इस मेथड में जो स्लोपी एरियाज होते हैं माउंटेन के, उसमें स्लोप्स बनाए जाते हैं, ठीक है। मतलब स्लोपी एरियाज में कुछ इस टाइप के शेप्स बनाए जाते हैं। मान लीजिए जैसे कि माउंटेन है तो कुछ इस टाइप के स्लोप्स बनाए जाते हैं ऐसे, ठीक है। इस टाइप की फार्मिंग आपकी टेरेस फार्मिंग में आती है, जहाँ पे क्या होता है, इस टाइप के स्लोप बनाने, यहाँ पे क्रॉप को उगाया जाता है, यहाँ पे क्रॉप्स उगाए जाते हैं, जिससे ये क्या होता है, पानी भी यहाँ पे प्रॉपर पड़ता है और मिट्टी भी नीचे बहकर नहीं जाती है, ठीक है। इसके अलावा है कंटोर प्लगिंग।
प्लगिंग, ठीक है। कंटूर प्लगिंग में भी कुछ ऐसे ही मेथड होता है। यहाँ पे भी इसे भी हम क्या करते हैं, हिली एरियाज में ही बनाते हैं। जब हम इसे हिली एरियाज में बनाते हैं तो हिली एरियाज में जो नेचुरल कंटूर होता है उसी में हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए इस टाइप का कुछ स्लोप है, ठीक है, ऐसा कुछ स्लोप है, तो हम यहीं पे बैरियर्स लगाते हैं, ठीक है, और यहीं पे क्या करते हैं, प्लगिंग करते हैं और यहाँ पे खेती करते हैं, ठीक है। तो ये आ जाता है आपका कंटूर फार्मिंग में, कंटूर प्लगिंग में। ये जो नेचुरल स्लोप होता है, जो नेचुरल आपका जो बैरियर्स होता है उसी पर इसे किया जाता है। इसके बाद है शेल्टर बेल्ट, फील्ड के चारों ओर पेड़ लगाना। मान लीजिए ये आपका खेत है, ठीक है, ये खेत है, आप जब इस फील्ड के चारों ओर पेड़ लगाते हो, जब आप इसके चारों ओर पेड़ लगाते हो तो ये आपके क्रॉप को, मिट्टी को क्या करता है, हवा से बचाता है, बहुत तेज हवाओं से बचाता है, बारिश से बचाता है, या आपके खेत के पानी को ज्यादा दूर तक बहने नहीं देता है। इस तरीके से क्या होता है, वहां की जो मिट्टी है वो बाहर बह के निकल नहीं पाती है। तो शेल्टर बेल्ट, छठवां क्या हो गया हमारा, शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट, इस मेथड से भी आप क्या कर सकते हो, अपने मिट्टी को बचा सकते हो। तो ये कुछ ऐसे तरीके हो गए जिससे हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये जो मैंने 6 तरीके दिखाए हैं ये समझ में आया होगा। एक हो गया हमारा मल्चिंग, जिसमें हमने प्लास्टिक के लेयर्स लगाए थे। दूसरा हो गया कंटूर बैरियर्स लगाए जहाँ पे पानी को भी इकट्ठा किया। रॉक टेंस, जो स्ट्रीम से पानी के जो फ्लो ओवर हो रहे हैं वहाँ पे हमने रॉक्स लगा के पानी के फ्लो को कम किया, जिससे मिट्टी का बहना कम हो गया। टेरेस फार्मिंग, जब आप माउंटेन्स में फार्मिंग करते हैं तो वहाँ पे स्लोप्स बना के से फार्मिंग करते हैं, वो टेरेस फार्मिंग हो गया। इससे मिट्टी का बहना क्या होता है, कम हो जाता है, सॉइल इरोजन कम होता है। कंटूर प्लगिंग यानी जो नेचुरल, ऑलरेडी जो नेचुरल फ्लो आपका बना हुआ है माउंटेन का, उसी में जब आप प्लगिंग करते हो कंटूर करके, तो वो कंटूर प्लगिंग में आ जाता है। शेल्टर बेल्ट, जब आप अपने जमीन के चारों ओर, खेत के या जमीन के या किसी भी जगह पर सॉइल के चारों ओर जब आप बहुत सारे पेड़ लगाते हो तो वहां से क्या होता है, हवा के आने से या पानी के आने से मिट्टी, जो सॉइल इरोजन हो रहा था वो बंद हो जाता है इससे, ठीक है। तो शेल्टर बेल्ट से हम क्या करते हैं, सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। सॉइल एक बहुत नेचुरल, बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है और इसे कंजर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज की क्लास में हमने सॉइल देखा कि व्हाट इज सॉइल, सॉइल क्या है। ये हमारे क्रस्ट का सबसे ऊपर का थिन लेयर है जिसे हम जो ह्यूमस या मिनरल्स और रॉकी जो रॉक्स हैं जिनके वेदरिंग होने से जो चीजें, जो सैंड बनी उनके मिक्स होने से जो बनता है वो सॉइल होता है। इसी पे क्रॉप लगाया जाता है या हम फार्मिंग करते हैं। तो सॉइल क्या है हमने देखा, सॉइल किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि सॉइल फॉर्मेशन कैसा होगा, किस तरीके का होगा, हमने वो देखा। और हमने देखा डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, कि सॉइल को हम किस तरीके से बचा सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। कल हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे जो कि है वाटर। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।